everyone, and you're welcome on my channel Har Ghar English. Today we will discuss the famous drama A Doll's House written by Henry Ibsen. हमारे सभी जो कि एमए इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, जो अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की, उन लोगों के लिए ये वीडियो और ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं फुल स्टोरी ऑफ ए डॉल्स हाउस। डॉल्स हाउस स्टोरी आपको अपनी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में किसी ना किसी सेमेस्टर में देखने को ज़रूर मिलेगी। तो आप जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कराई जा रही है आपको, ताकि सेमेस्टर एग्जाम में आपको ये अच्छे से समझ आए कि हमें कैसे अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम आपके साथ फुल स्टोरी या कंप्लीट स्टोरी को डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर भी देखे जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आप अपनी स्टोरी को एंजॉय करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कशन करते हैं स्टोरी के बारे में। फुल स्टोरी ए डॉल्स हाउस बाय हेनरिक इब्सन। नाउ अगर आपको देखना है तो ये बहुत अच्छी तरीके से आप पिक को भी हमेशा के लिए अपनी इमेजेस को याद रखिए, किस तरह से मैंने यहाँ पर इमेजेस को ऐड किया है, जो कि हमें याद दिलाता है हमारे डॉल हाउस की। ओके, नाउ स्टार्ट। Henrik Ibsen, A Doll's House is a three-act modern realistic drama first performed in 1879। हेनरिक इब्सन का ये ड्रामा, जिसका नाम है ए डॉल हाउस, ये 3 एक्ट में प्ले किया गया था और ये एक मॉडर्न रियलिस्टिक ड्रामा है। फर्स्ट परफॉर्मेंस इसकी 1879 में हुई। इट फोकसेस ऑन द लाइफ ऑफ नोरा हैमर, ए यंग वाइफ हु लिव्स विद हर हस्बैंड टॉवर्ड हैमर एंड देयर 3 चिल्ड्रन। ये कहानी पूरी तरीके से नोरा हैमर के जो है उसके लाइफ के ऊपर फोकस करती हुई दिखाई देती है, जो कि एक यंग वाइफ है और वो अपने हस्बैंड, जिसका नाम है टॉवर्ड हैमर, साथ ही अपने 3 बच्चों के साथ में बहुत ही अच्छे से ज़िंदगी को जी रही है। द प्ले एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ जेंडर रोल्स, individuality, marriage, and social expectations, portraying a woman's struggle for identity and freedom। ये प्ले एक्सप्लोर करता है इस थीम को, जिसमें कि हम देखते हैं जेंडर रोल्स के बारे में, इंडिविजुअलिटी के बारे में, साथ ही मैरिज लाइफ जो होती है किसी भी इंसान की, वो चाहे आप मेल के पर्सपेक्टिव से देखिए चाहे फीमेल के पर्सपेक्टिव से, उन सारी कंडीशंस को दिखाया गया है। एंड सोशल एक्सपेक्टेशंस, और समाज हमसे क्या आशाएं रखता है। पोर्ट्राइंग ए वुमेन्स स्ट्रगल, इसमें चित्रण किया गया है इस पूरे प्ले में कि किस तरह एक महिला का जो स्ट्रगल है अपनी आइडेंटिटी और अपनी फ्रीडम को लेकर के। तो ये प्ले कहीं ना कहीं एक्सप्लोर कर रहा है ऐसी थीम को जिसमें कि जेंडर रोल्स भी है, इंडिविजुअलिटी भी है, मैरिज भी है, सोशल एक्सपेक्टेशंस भी हैं, साथ ही वुमेन्स स्ट्रगल फॉर आइडेंटिटी एंड फ्रीडम भी है। ओके, फर्स्ट पैराग्राफ आप इसी तरह नोट डाउन करेंगे अगर समरी या थीम पूछ ली जाती है आपके क्वेश्चन में। The story opens with Nora joyfully preparing for Christmas. Her husband Toward has just been promoted to bank manager and the couple seems to be living a happy, comfortable life. कहानी का जब शुरुआत होती है, जहाँ पे हमारा कर्टन ओपन होता है, तो हम देखते हैं कि नोरा बहुत खुश है और वो तैयारी कर रही है क्रिसमस की, क्योंकि उसके हस्बैंड टॉवर्ड जो कि बैंक मैनेजर हैं, उनका प्रमोशन हुआ है और ये कपल देखने में एक बहुत ही हैप्पी मैरिड लाइफ लग रहा है और अपनी कंफर्टेबल लाइफ को स्पेंड कर रहा है। ठीक है, अपनी कंफर्टेबल लाइफ को वो जी रहा है। However, beneath this surface lies a secret, लेकिन इसी बीच में एक ऐसा भी है जो कि रहस्यात्मक है। मतलब सब कुछ तो आपको अपर सरफेस पे तो सब अच्छा दिख रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो कुछ एक ऐसा सरफेस भी है जिसमें एक रहस्य छिपा है। Years ago, when Talbot fell seriously ill, Nora secretly borrowed money from a man named Niels Krogstad to pay for a trip to Italy, which saved Talbot's life. बहुत साल पहले की बात है, जब टॉवर्ड बीमार हो गया था, बड़े ही गंभीर रूप से वो बीमार पड़ गया था, तो नोरा ने चुपके से कुछ पैसे उधार लिए थे। जिस आदमी से उधार लिए थे उसका नाम था नील क्रॉक्सटेड। नील क्रॉक्सटेड ने इटली की ट्रिप के लिए क्या किया कि जो वो जाने वाला था, तो उसने उन पैसों को उठा करके नोरा को दे दिया, जिससे टॉवर्ड की लाइफ बच गई। सिंस वुमेन वर
नॉट अलाउड टू बोरो मनी विदाउट देयर हस्बैंड्स कंसेंट। उस ज़माने में औरतें कहीं से भी उनको ये अलाउ नहीं था कि वो पैसा किसी से भी उधार लें, ख़ास तौर से अपने हस्बैंड की सहमति के बिना। तो हुआ क्या कि नौरा ने चुपके से पैसा लिया था, उसके हस्बैंड को इस बारे में पता नहीं था, तो हस्बैंड की सहमति के बिना नौरा ने ये पैसा ले लिया था। तो उस समय पर महिलाओं को ऐसा अलाउ नहीं था। नौरा फॉर्ज्ड हर फादर सिग्नेचर टू गेट द लोन। नौरा ने अपने पिता के नकली सिग्नेचर किए, ठीक है, यानी उन्होंने क्या किया, फॉर्जरी की, धोखाधड़ी की और लोन को ले लिया। शी हैज़ बीन secretly repaying it ever since believing she did the right thing out of love। और वो चुपचाप इस पैसे को अदा भी कर रही थी, अभी तक अदा कर रही है। उसका ऐसा विश्वास था कि प्यार में इस तरह की सारी चीज़ें जायज़ हैं। मतलब उसे क्योंकि अपने हस्बैंड से प्यार था, उसकी जान बचाना चाहती थी, इसीलिए उसने उस लोन को पास कराया था, चाहे फ़ोर्जरी करके ही कराया हो, ठीक है ना? तो उसे ये सारी चीज़ें ठीक लग रही थी। Topwell treats Nora as a child or a doll, calling her pet names like My Little Skylark or My Squirrel। टॉलवेल नोरा को एक बच्चे की तरह डील करता था, उसके साथ एक डॉल की तरह ट्रीट करता था और उसे कभी-कभी उसके पेट नेम से बुलाता जो उसने अपने से रखे थे, जिनका नाम था माय लिटिल स्काईलार्क या माय स्क्विरल, मेरी गिलहरी, मेरा जो है वो चकोर, आप जानते हैं स्काईलार्क बोला जाता है चकोर को। He does not see her as an independent person but as a plaything to control and protect। He does not see her as an independent person। वो उसे ऐसा नहीं दिखाता था कि वो एक स्वतंत्र व्यक्ति है, बल्कि वो ऐसा दिखाता था उसके साथ में कि वो उसे कंट्रोल कर रहा है, प्रोटेक्ट करने के बहाने। यानी वो उसकी सुरक्षा भी कर रहा है, उसको कंट्रोल भी कर रहा है, तो उसे वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन के रूप में नहीं देखता था। Nora accepted this role for a while, thinking it is normal for a wife to please her husband। नोरा ये सब चीज़ें एक्सेप्ट करती थी क्योंकि उसे लगता था, अभी तक उसके दिल में इस तरह का मतलब कोई ख्याल नहीं था, उसे लगता था उसका हस्बैंड उसके बारे में बहुत अच्छा सोचता है, प्लस उससे खुश रहता है। और दूसरी चीज़, उसे ये सारी चीज़ें नॉर्मल दिखती थी कि उसका हस्बैंड उससे खुश है और ऐसी कोई बात नहीं है, वो मतलब मुझे कंट्रोल नहीं कर रहा है, इसलिए वो ऐसी चीज़ों को एक्सेप्ट करती चली गई। उसने कभी नहीं सोचा कि ये एबनॉर्मल है। Next paragraph. The main conflict begins when Krogstad, who works under Towel at the bank, is about to lose his job। असली कन्फ्लिक्ट शुरू वहाँ से होता है जब क्रॉक्सटेड, जो कि काम करता था टॉरवल्ड के नीचे उसी बैंक में, और उसे अपनी जॉब के खो जाने का डर पैदा हो जाता है। He threatens Nora, demanding that she pursued her husband to let him keep his position। वो धमकी देता है नोरा को और डिमांड रखता है अपनी उसके सामने कि वो अपने हस्बैंड को समझाए कि उसकी पोजीशन को बरकरार रखे, यानी कि मुझे जॉब से ना निकाले। अदरवाइज ही विल रिवील हर सीक्रेट ऑफ फॉर्जरी। अगर उसने ऐसा नहीं किया, मतलब अगर नोरा ने ऐसा नहीं किया, तो वो उसके सारे रहस्य को उजागर कर देगा, खास तौर से उसके धोखाधड़ी वाले, यानी उसका जो फॉर्जरी वाला सिग्नेचर है उसे वो उजागर कर देगा उसके हस्बैंड के सामने। नोरा पैनिक्स एंड ट्राइज टू इन्फ्लुएंस टॉरवेल्ड बट ही रिफ्यूजेस टू कीप रॉकस्टेड कंसिडरिंग हिम मॉरली करप्ट। नोरा पैनिक हो जाती है, बहुत ज़्यादा डर जाती है और टॉरवेल्ड को के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालने की कोशिश करती है कि किसी तरह से वो क्रॉक्सटेड को मना ना करे और उसे लगातार उसी बैंक में जॉब करने दे। लेकिन वो होगा क्या, बट ही रिफ्यूजेस टू कीप क्रॉक्सटेड। लेकिन वो मना कर देता है क्रॉक्सटेड को रखने के लिए, और वो कहता है कि उसने बहुत बड़ा करप्शन किया है, तो मॉरली करप्ट होने की वजह से वो उसे निकाल देगा। Krogstad then sends a letter to Torvald revealing Nora's crime। Krogstad अब एक लेटर भेजता है टॉरवेल्ड को जिसमें वो नोरा के क्राइम को रिवील कर देता है। नोरा डेस्परेटली ट्राइज टू प्रिवेंट टॉरवेल्ड फ्रॉम रीडिंग इट। नोरा पूरी कोशिश करती है कि किसी तरह से टॉरवेल्ड उस लेटर को ना पढ़े, और वो तरह तरह के बहाने बनाने की कोशिश करती है। इट होपिंग टू प्रोटेक्ट हिम एंड देयर फैमिलीज रेपुटेशन। वो ऐसी आशा करती है कि अगर ये उसने, मतलब अगर उसके हस्बैंड टॉबर्ट ने इस लेटर को नहीं पढ़ा, तो उसका घर भी बच जाएगा, उसकी फैमिली टूटने से बच जाएगी, उसकी फैमिली की रेपुटेशन भी बच जाएगी। तो वो इसको प्रोटेक्ट करने की आशा में ऐसा करती है कि टॉरबर्ट को रोकती है उस लेटर को पढ़ने से। हाउ एवर व्हेन टॉलबर्ट फाइनली रीड्स द लेटर,
His reaction shocks Nora. Instead of appreciating her sacrifice, he furiously calls her a criminal and unfit mother. लेकिन जब जैसे ही टॉवर्ल्ड उस लेटर को पढ़ता है, उसका रिएक्शन नोरा के प्रति बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो जाता है। दूसरी तरफ वो उसके सारे सैक्रिफाइसेस को भूल कर, बल्कि उसके सैक्रिफाइस को एप्रिशिएट ना करते हुए, वो बहुत बुरी तरह उसके ऊपर गुस्सा होता है और चिल्लाते हुए उसे क्रिमिनल और एक अनफिट मदर के नाम से बुलाता है। ही इज़ वरीड ओनली अबाउट हिज ऑन सोशल इमेज। उसे सिर्फ फ़िक्र थी अपने सोशल इमेज के बारे में। उसे अपनी पत्नी की, अपने बच्चों की फ़िक्र नहीं थी, बल्कि उसको सिर्फ फ़िक्र थी अपनी सोशल इमेज के बारे में कि मेरी इमेज ख़राब हो गई क्योंकि मेरी वाइफ़ ने उससे फ़ोर्जरी करके पैसा लिया था उधार। Later, another letter arrives from Krogstad saying he will not expose her and has returned the bond. बाद में एक लेटर और आता है जो कि क्रॉक्सटेड जो है वो पहुंचाता है उनके पास में, जिस लेटर में उसने एक्सपोज किया था कि वो अपने बॉन्ड को रिटर्न कर रहा है। उसने नोरा का ये रहस्य किसी के ऊपर भी एक्सपोज नहीं किया। टॉरवेल्ड इज रिलीव्ड एंड फॉरगिव्स नोरा। टॉरवेल्ड अब अपने को बहुत सुकून में महसूस करते हुए नोरा को भी माफ़ कर देता है। सेइंग एवरीथिंग कैन रिटर्न टू नॉर्मल, और कहता भी है कि अब सारी चीज़ें नॉर्मल हो सकती हैं। बट नोरा हैज़ चेंज, लेकिन अब नोरा बदल चुकी थी। शी रियलाइजेज दैट हर हस्बैंड नेवर ट्रूली लव्ड और अंडरस्टूड हर। उसे यह एहसास हो चुका था कि उसके हस्बैंड ने उसकी सच्चाई को कभी नहीं समझा, ना ही उसके सच्चे प्यार को समझा, और ना ही उसने उसको समझने की कोशिश की। शी हैज़ बीन ट्रीटेड एज ए डॉल बाय बोथ हर फादर एंड हर हस्बैंड। उसने ये चीज़, शी हैज़ बीन ट्रीटेड, उसे हमेशा इस्तेमाल किया गया, उसे हमेशा ट्रीट किया गया एक डॉल के रूप में, चाहे वो उसके पिता रहे हों, चाहे उसका हस्बैंड हो। सॉरी। Used for their comfort, not respected as a human being. Used for their comfort, अब उससे बिल्कुल भी कंफर्ट फील नहीं हो रहा था क्योंकि उसे उसकी अपनी खुद की रेस्पेक्ट एज ए ह्यूमन बीइंग महसूस नहीं हो पा रही थी कि वो कहीं से भी कंफर्ट है। ओके, फादर एंड हर हस्बैंड यूज्ड फॉर देयर कंफर्ट, जो She realizes that her husband never truly loved or understood her. उसे महसूस हो चुका था कि उसका हस्बैंड उससे कभी सच्चा प्यार उसे नहीं करता था, ना ही वो उसे समझ पाया। She has been treated as a doll by both her father and her husband. उसे ये महसूस हुआ कि उससे उसे हमेशा ट्रीट किया गया एज ए डॉल, उसके पिता के द्वारा भी और उसके हस्बैंड के द्वारा भी। यूज्ड फॉर देयर कंफर्ट, नॉट रेस्पेक्टेड एज ए ह्यूमन बीइंग। अब उसे बिल्कुल भी अपने को कंफर्ट फील नहीं कराना था, और ना ही वो उन लोगों के बीच में अपने को कंफर्ट फील कर पा रही थी, और ना ही उसे अपने अंदर एक रेस्पेक्टफुल ह्यूमन बीइंग फीलिंग्स आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि मैं इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हूँ, ना तो कंफर्ट हूँ और ना ही रेस्पेक्टेड हूँ। इन ए पावरफुल क्लाइमैक्स, अब इसके क्लाइमेक्स को हम देखेंगे। नोरा डिसाइड्स टू लिव हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन टू डिस्कवर हर ओन आइडेंटिटी। नोरा ने ये डिसाइड कर लिया था कि अब वो अपने हस्बैंड और अपने बच्चों को छोड़ देगी क्योंकि उसे खोजना है अपनी आइडेंटिटी को। शी टेल्स टॉरवेल्ड दैट शी मस्ट एजुकेट हर सेल्फ एंड अंडरस्टैंड हर ड्यूटीज टू हर सेल्फ बिफोर शी कैन बी ए वाइफ और मदर। वे बताती है टॉरवेल्ड को कि उसे एजुकेटेड होना चाहिए, उसे खुद को समझना चाहिए, उसे अपनी ड्यूटीज़ को समझना होगा, साथ ही उसे अपने आप को समझना होगा। एक वाइफ और एक मदर होने से पहले अब उसे खुद को समझना है। She closes the door behind her, a symbolic act representing freedom and the beginning of a new life. उसने बहुत ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया अपने पीछे। ये एक सिंबल था और रिप्रेजेंट कर रहा था उसकी आज़ादी को और साथ ही एक नए जीवन को। और इस तरह वो टॉरवेल्ड के मुंह पर दरवाज़ा बंद करके चली जाती है अपने फ्रीडम के लिए। कंक्लूजन। A Doll's House is a revolutionary play that questions traditional gender roles and the institution of marriage. A Doll House एक रिवोल्यूशनरी प्ले था, उस समय पर एक क्रांतिकारी प्ले कहलाया क्योंकि इसने क्वेश्चन छोड़ दिया कि क्या ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स के और इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज के बीच में एक जो महिला है या जो एक मतलब इंफीरियर फील कराया जाता है एक फीमेल को, उस तरह की चीज़ें इस प्ले के अंदर दिखाई गई।
Nora's decision to walk out was shocking for its time, but it became a symbol of women's liberation and the search for self-respect and individuality. नोरा का ये डिसीजन जो कि उसको बाहर जाना था, उसे उस रिश्ते से बाहर निकलना था, शॉकिंग फॉर इट्स टाइम, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग टाइम था। नोरा का डिसीजन ही इस प्ले के अंदर अपने आप में एक शॉकिंग पीरियड रहा, बट इट बिकेम अ सिंबल ऑफ वुमेन्स लिबरेशन। लेकिन ये एक सिंबल बन गया महिलाओं की स्वतंत्रता का, उनके आत्मसम्मान का और उनकी अपनी खुद की व्यक्तिगत सम्मान को लेकर, इंडिविजुअलिटी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर के एक एक्सप्लोर करना, डिस्कवरी करना, ये अपने आप में उस समय के इस प्ले ने प्रूव किया। तो ये था आपका प्ले जिसका नाम था ए डॉल्स हाउस। लिखने वाले थे बाय हेनरी इब्सन। बहुत अच्छा प्ले है, आप इसको ज़रूर याद करके जाइएगा एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको याद करें अच्छे से, और याद करने के साथ-साथ आप अगर चाहें तो उसके नोट्स भी बना सकते हैं। अगर थीम पूछी जाती है कि व्हाट इज़ द थीम, या अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए, डिस्क्राइब द थीम ऑफ ए डॉल हाउस रिटन बाय हेनरी इब्सन, तो आप इसका आंसर, अगर समरी आपको याद है, पूरी तरीके से आपको प्लॉट याद है, तो आप बहुत ईजिली वे में इसको अपने आंसर्स को अटेम्प्ट करते हुए लिख सकते हैं और अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, एक अच्छी नई स्टोरी के साथ में और एक नए अच्छे क्वेश्चंस के साथ में। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।